बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के अध्याय 3 में नेक्स्ट हम ले रहे हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता। इससे पहले हम कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, उनका संक्रमण और संक्रमण की तरंग संख्या ज्ञात कर चुके हैं। स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता का हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि कौन सा संक्रमण कितनी तीव्रता की स्पेक्ट्रम रेखाएं दर्शाता है। द्विपरमाणु अणु के घूर्णन एवं कंपन स्पेक्ट्रम तथा रेखाओं की तीव्रता का निर्धारण हम इससे करते हैं। पहला है संक्रमण। डेल्टा जे का मान -1 है पर प्राप्त रेखाएं जिनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम है, ये रेखाएं स्पेक्ट्रम की पी शाखा कहलाती है। तो यहाँ पर हम ब्रांचेज के रूप में प्रदर्शित करते हैं और ये पी ब्रांच को प्रदर्शित करती है यदि डेल्टा जे का मान -1 है। तो यदि डेल्टा जे का मान 0 है अर्थात शुद्ध कंपन संक्रमण जो घूर्णन के बिना प्राप्त होते हैं, डेल्टा न्यू बार बराबर ओमेगा 0 बार के बराबर होता है। अर्थात जे से जे में संक्रमण अर्थात जे 1 है तो ऊपर जे डैश भी 1, जे 0 है तो ऊपर जे डैश भी 0। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा जे का मान 0 होगा तो संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार बराबर ओमेगा 0 बार के बराबर होगी, जहाँ पर ओमेगा 0 बार मूलभूत कंपन तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है और ये शुद्ध कंपन संक्रमण को प्रदर्शित करेगा। अतः केंद्र में केवल एकल रेखा प्राप्त होगी अर्थात जो स्पेक्ट्रम लाइनें हैं, स्पेक्ट्रम लाइनों के बिल्कुल सेंटर के अंदर केवल एक ही लाइन प्राप्त होती है। लेकिन वास्तविक रूप में दो कंपन स्तरों का घूर्णन स्थिरांक बी कुछ हद तक भिन्न होने के कारण केंद्र में समान तीव्रता की निकटवर्ती रेखाएं प्राप्त होती है। इन स्पेक्ट्रम रेखाओं के समूह को हम क्यू शाखा कहते हैं। वैसे तो अगर डेल्टा जे का मान 0 रखा जाए तो केवल एक मूलभूत कंपन तरंग संख्या की स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन घूर्णन स्थिरांक बी के मान भिन्न भिन्न होने के कारण एक से अधिक स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है और इन स्पेक्ट्रम रेखाओं को जो केंद्र में समूह के रूप में प्राप्त होती है इनको हम क्यू शाखा कहते हैं। यदि डेल्टा जे का मान +1 है पर प्राप्त रेखाएं जिनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक है, ये रेखाएं स्पेक्ट्रम की आर शाखा कहलाती है। अर्थात 3 शाखाएं हैं पी क्यू आर। पी मूलभूत आवृत्ति से कम आवृत्ति की रेखाएं हैं और क्यू शून्य आवृत्ति की रेखाएं हैं और आर मूल आवृत्ति से अधिक की स्पेक्ट्रम रेखाओं को दर्शाती है। तो इस तरीके से पी क्यू आर -1, 0 और +1 संक्रमण को प्रदर्शित करती है। इसे हम चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण को प्रदर्शित किया गया है। यदि डेल्टा जे शुरुआत में यहाँ पर जो क्षैतिज लेने खींची गई है इसमें v बराबर 0 अर्थात निम्न स्तर या निम्न घूर्णन स्तर कंपन स्तर दिया गया है और उस कंपन स्तर में विभिन्न घूर्णन स्तर जे से प्रदर्शित किए गए। v डैश बराबर 1 ये उच्च कंपन स्तर है जिसके अंदर विभिन्न घूर्णन स्तर जे डैश के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। अब संक्रमण जो प्रदर्शित हो रहा है वो इस तरीके से है, जे डैश बराबर 3 से जे बराबर 2 में संक्रमण अर्थात डेल्टा जे -1 का संक्रमण। इसी तरह से जे डैश 2 से जे डैश 2 से संक्रमण हो रहा है यहाँ तक जे डैश 1 में अर्थात ये भी -1 का संक्रमण है। इसी तरीके से तीसरी रेखा भी आपको प्रदर्शित की गई है जो जे डैश बराबर 1 से लेकर के जे बराबर 0 के संक्रमण को दर्शाती है और ये तीनों संक्रमण में डेल्टा जे -1 के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसी तरीके से सेकंड संक्रमण दिया हुआ है जे 0 से जे डैश 0, जे 1 से जे डैश 1, जे 2 से जे डैश 2 और ये जो बीच की संक्रमण है इसमें डेल्टा जे का मान 0 है अर्थात जे और जे डैश के मान बराबर है। लेकिन यदि जे डैश डेल्टा जे का मान +1 अर्थात जे 0 है तो जे डैश 1 में संक्रमण, जे 1 है तो जे डैश 2 में संक्रमण, ये +1 को प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार से डेल्टा जे की 3 लाइनें
डेल्टा जे -1 की 3 लाइनें और डेल्टा जे +1 की 3 लाइनें प्रदर्शित की गई, जिसमें पहली लाइनों को हम पी रेखाएं, दूसरे समूह को हम क्यू शाखाएं और तीसरे को हम आर शाखाएं कहते हैं। अर्थात स्पेक्ट्रम में ये 3 का सेट प्राप्त होगा, जिसको पी क्यू आर स्पेक्ट्रम रेखाएं या शाखाएं कहते हैं। यहाँ पर दिया गया चित्र द्विपरमाणु अणु का कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित कर रहा है। नीचे दिया गया ये स्पेक्ट्रम है और ऊपर ये संक्रमण को प्रदर्शित किया गया है। अब हम टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, अर्थात कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, उसके संक्रमण, उसका चयन नियम और उनकी आवृत्तियों की गणना कैसे की जाती है, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम इसी पार्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, वह है बल नियतांक का निर्धारण तथा बल नियतांक एवं बल बंद ऊर्जाओं में संबंध क्या है। अर्थात तो बल नियतांक है वह बंद ऊर्जा से किस तरीके से संबंधित है। अणुओं के अवरक्त अवरक्त स्पेक्ट्रम की सहायता से बल नियतांक k का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अणुओं के अवरक्त स्पेक्ट्रम या IR स्पेक्ट्रम अर्थात कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम से हम k ज्ञात करते हैं। चूंकि बल सामर्थ्य बल नियतांक के समानुपाती होता है, अतः k के मान से बल सामर्थ्य के रूप में बंद ऊर्जा का परिकलन किया जा सकता है। एक द्विपरमाणु अणु जो सरल आवर्ती दोलक माना गया है का प्रत्यानयन बल F विस्थापन x के समानुपाती होता है, अर्थात हुक्स के नियम से F बराबर -kx के रूप में प्राप्त होता है। ये हम पहले ले चुके हैं। यदि x का मान x सेंटीमीटर है तो k -f के बराबर होता है। अतः k आवर्ती दोलक के प्रति इकाई विस्थापन का प्रत्यानयन बल है, अर्थात इकाई विस्थापन का प्रत्यानयन बल ही k के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह बल मूल कंपन तरंग संख्या न्यू ई बार या ओमेगा ई बार से निम्न प्रकार संबंधित है। ये हम पहले भी ले चुके हैं, अर्थात न्यू ई बार बराबर ओमेगा ई बार, इसको हम प्रदर्शित करते हैं 1/2πc इंटू रूट k अपॉन म्यू, समीकरण नंबर 2, जहाँ म्यू समानित द्रव्यमान है जो k के मान को परिकलित करने के लिए निम्न प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। और k का वही सूत्र है जो हमने पहले हुक के नियम के रूप में अंदर प्रदर्शित किया था, 4π² ओमेगा ई बार स्क्वायर म्यू। और यहाँ पर म्यू समानित द्रव्यमान है जो m1 इंटू m2 बटा m1 प्लस m2 के अनुपात के बराबर होता है। m1 एंड m2 द्विपरमाणु अणु के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। अतः मूल कंपन तरंग संख्या न्यू ई बार तथा अणु के परमाणुओं के द्रव्यमान ज्ञात है तो बल नियतांक ज्ञात किया जा सकता है जो बंद ऊर्जा के समानुपाती होता है। तो न्यू ई बार पर m1 m2 और k के मान ज्ञात हो तो हम बंद ऊर्जा को या k के मान को ज्ञात कर सकते हैं, बंद ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। बल नियतांक का मान बढ़ने पर बंद ऊर्जा भी बढ़ती है, जिसका गुणात्मक संबंध हम निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 बंध यहाँ दिए गए हैं, कार्बन कार्बन एकल बंध, कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन त्रिबंध। इसमें k का मान दिया गया है जिसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर इंटू 10⁻², और बंद ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में दी गई है। और ये मान है 4.5, 10 और 16 बढ़ते क्रम में है, अर्थात जैसे जैसे बंद क्रम बढ़ता है k का मान भी बढ़ रहा है और इनकी बंद ऊर्जा भी उसी के सापेक्ष बढ़ती है। 347 किलो जूल प्रति मोल, 611 किलो जूल प्रति मोल और 837 किलो जूल प्रति मोल, अर्थात k का मान बढ़ता है तो बंद ऊर्जाएं भी साथ में बढ़ती है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया गया है HF, HCl और HI के एकल बंध के लिए। इसमें k के मान 9.7, 4.8, 3.1 है, जबकि इनकी बंद ऊर्जा 565 किलो जूल प्रति मोल, 427 किलो जूल प्रति मोल और 297 किलो जूल प्रति मोल है। अर्थात इन तीनों में HF बंध सबसे प्रबल और HI सबसे दुर्बल बंध को दर्शाता है और
बल नियतांक के आधार पर भी HI बंध सबसे दुर्बल माना गया या प्राप्त होता है। हेलोजेनिक अम्लों में बंध ऊर्जा का मान घटने के साथ या K का मान घटने के साथ अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, जो कि हमें ज्ञात है। अब है समस्थानिक प्रभाव, अर्थात द्विपरमाणुक ध्रुवीय अणु में यदि कोई समस्थानिक परमाणु प्रयुक्त किया जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा, मान किस तरीके से परिवर्तित होता है। द्विपरमाणुक अणु में एक अथवा दोनों परमाणुओं को उनके समस्थानिकों के समस्थानिकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अणु के कंपन आवृत्तियों में समानित द्रव्यमान में परिवर्तन के कारण भिन्नता आती है। अतः आवृत्तियों में भिन्नता के कारण बंध ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। जैसे OH बंध का अवशोषण 2.8 माइक्रोमीटर पर होता है, जबकि OD बंध का अवशोषण 3.8 माइक्रोमीटर पर होता है। अर्थात H की जगह उसका समस्थानिक ड्यूटेरियम ले लिया जाए तो अवशोषण क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है तथा H35Cl व H37Cl की कंपन आवृत्तियां समस्थानिक प्रभाव के कारण भिन्न होती है। अतः स्पष्ट है कि समस्थानिक प्रभाव के कारण कंपन आवृत्तियां परिवर्तित होती है, जिसके कारण समस्थानिक द्रव्यमान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो हम समस्थानिक प्रभाव से परिवर्तित कंपन आवृत्तियों के आधार पर नए समस्थानिक का समस्थानिक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रमन स्पेक्ट्रम प्रारंभ करेंगे, जो इस पाठ का अंतिम पॉइंट